वालेकुम। आज जो हम अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपके न्यूरोलेप्टिक्स, जिन्हें हम एंटीसाइकोटिक्स भी बोलते हैं। ये जो न्यूरोलेप्टिक्स या एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, ये बेसिकली आपकी जो मेंटल इलनेसेस होती हैं उनके साथ उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इनमें आपका स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है, आपके मैनिक डिसऑर्डर्स आ जाती हैं, जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इन सब के ट्रीटमेंट में बेसिकली ये यूज़ की जाती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके जो डोपामिन है उसके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं आपके मेसोलिम्बिक पाथवे में और आपके मेसोकॉर्टिकल पाथवे में। ठीक है, जो आपके ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स हैं उधर। जो उसके अलावा जो ग्लूटामिक एसिड है, उसकी एक्टिविटी आपके मिड ब्रेन में जो है वो वो डिक्रीज हो जाती है आपके मिड ब्रेन में। और उसके अलावा अगर हम देखें सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन का भी अब जो न्यू रिसर्चेज हैं उनसे ये पता चला है कि सेरोटोनिन का भी आपके स्किज़ोफ्रेनिया में रोल है। अब इस डिसऑर्डर में होता क्या है, इसमें आपकी बेसिकली आप हेलुसिनेट करते हैं। आपको आप इमेजिन करते हैं कि आप जैसे कोई पर्सन कह दे कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, उसे डिफरेंट जो है फिगर्स नज़र आती हैं। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव है। आप कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं अपने अपनी इमेजिनेशंस को। आपको इमेजिनेशन में और जो नॉर्मल रूटीन है उसमें डिफरेंस फील नहीं होता। ठीक है, और इसकी इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आप डिप्रेसिव से हो जाते हैं, आप एंटी सोशल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सब को ट्रीट करने के लिए हम न्यूरोलेप्टिक्स यूज़ करते हैं। इनमें भी आपके टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स आती हैं और एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स आती हैं। जो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स हैं उनमें लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी आ जाती हैं। लो पोटेंसी की बात करें तो आपका क्लोरप्रोमाजीन आ जाता है, और हाई पोटेंसी की बात करें तो हेलोपेरिडोल। एटिपिकल में आपकी क्लोजापीन आ जाती है। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं ये डोपामिन की जो है एक्टिविटी उस उसको ना इफेक्ट कर रही होती हैं। अब हमने कहा कि डोपामिन का लेवल इंक्रीज होने से ये आपको स्किज़ोफ्रेनिया की कंडीशन आती है। तो इसका मतलब ये है कि डोपामिन की एक्टिविटी को डिक्रीज करना होगा। अगर उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना है तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। या तो आप डोपामिन के लेवल को समहाउ कम कर दो, उसके रिलीज को, उसके सिंथेसिस को ब्लॉक कर दो। ठीक है, उसके रीअपटेक को इंक्रीज कर दो। या फिर आप ये करो कि जो उसका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है उसको क्या कर दो, उससे ब्लॉक कर दो। तो यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यही है कि डोपामिन रिसेप्टर को ब्रेन में ब्लॉक कर देते हैं। ये आपके ब्रेन में भी करते हैं और पेरिफेरीज में भी करते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी ब्रेन में कुछ जगहों पे ये कर देते हैं। एक्शन की बात करें इनकी तो ये एंटीसाइकोटिक इनका एक्शन है। जितने भी न्यूरोलेप्टिक्स हैं ये आपके स्किज़ोफ्रेनिया को इम्प्रूव करने में, उसके सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं बाय ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। उसके अलावा इनका एंटीएमेटिक इफेक्ट भी है। ये आपकी इसका मतलब ये है कि ये जो आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उस पर भी इफेक्ट करते हैं, उसे ब्लॉक करते हैं। और आपका एंटीमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंटी मस्करीनिक इफेक्ट भी है, यानी कि आपके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी देते हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर्स के साथ भी ये बाइंड करते हैं। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये बेसिकली आपके स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, आपकी नोज़िया और वॉमिटिंग के प्रिवेंशन में। ठीक है, अ, अब किसी भी रीज़न की वजह से जो कोई ड्रग इंड्यूस्ड या आपका नोज़िया वॉमिटिंग है, उस सब में ये आपके ओल्ड न्यूरोलेप्टिक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अदर यूजेस में देखें तो ये आपके ट्रैंक्यूलाइजर्स के तौर पर, यानी कि एंटी एंजाइटी एजेंट्स के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा ये कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं, क्रोनिक पेन्स में और सिवियर एंजाइटी के केसेस में। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इनकी जो है आप ऐसे कह लें कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो होती है उसके बाद जो
एब्जॉर्प्शन है वो वेरिएबल है, हर ड्रग की मतलब अलग है। और जो है अब लिपोफिलिक होते हैं इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और ब्रेन में एंटर कर जाते हैं। उसके अलावा एडवर्स इफेक्ट में ये आता है कि ये आपके मूवमेंट डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं, ट्रेमर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। ट्रेमर बेसिकली आपकी झटके लगने को कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज को बोलते हैं, यूरिनरी रिटेंशन यूरिन होल्ड को बोलते हैं। बेसिकली कंफ्यूजन आपको हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी इनके साइड इफेक्ट्स में आ जाते हैं। तो इनका बेसिकली ये जितने भी न्यूरोलेप्टिक्स हैं, इनका बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो आपका कंबाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने कंबाइनली ही इसके जर्नल चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। जनरली हम फिर भी एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इनमें, वो है टिपिकल और एटिपिकल को। तो टिपिकल वाले जो न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं ना, इनके थोड़े साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनको इनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली ना आपके कुछ ब्रेन के पार्ट्स पे भी काम करते हैं, उसके अलावा आपकी जो है बाकी बॉडी में भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी रीज़न की वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जबकि जो आपके एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स एज कम्पेयर टू टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, उनका ईपीएस इफ़ेक्ट कम होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफ़ेक्ट वो नहीं देते। उसके अलावा उनके ना जनरली जो होते हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, स्लीप डिस्टर्बेंस ये वगैरह ये कॉज करे होते हैं। तो एटिपिकल में तो आपकी बहुत कॉमनली एग्जांपल क्लोज़ापिन की है, रिस्पेरिडोन की है, ओलेंजापिन की है। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली मार्केट में यूज़ की जाती हैं। और इनमें भी अगर हम एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट को देख लें, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जो होते हैं बेसिकली वो आपके मूवमेंट रिलेटेड ना इफेक्ट्स होते हैं। मतलब आपकी मूवमेंट्स में इशू आ रहे होंगे, क्योंकि डोपामिन बेसिकली ये क्या करती हैं, डोपामिन के लेवल्स को चेंज करती हैं। ठीक है, तो हमने पहले जब हमने पार्किंसन पढ़ी थी तो उसमें हमने बोला था कि डोपामिन का लेवल जब बहुत कम हो जाता है तो आपकी मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाती है, ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, आपको शिवरिंग हो रही होती है, मूवमेंट कंट्रोल नहीं होती। तो वो बेसिकली हो रहे थे आपके पार्किंसन डिसऑर्डर में। ठीक है, जिसमें आपका न्यूरॉन डैमेज हो गया था। अब इधर ये है कि ये ड्रग्स की वजह से आपके डोपामिन का लेवल चेंज हो रहा है, और उसके रिजल्ट में आपकी मूवमेंट डिसऑर्डर आ रही है, जिसे हम एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस यही रीज़न है कि आपकी ये जो एटिपिकल एंटी डिप्रेशन न्यूरोलेप्टिक्स हैं ये ज़्यादा यूज़ की जाती हैं एज कम्पेयर टू टिपिकल वंस। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी आ जाती हैं एंटी एपिलेप्टिक्स। एंटी एपिलेप्टिक्स बेसिकली बोलते हैं जो मिर्गी के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एपिलेप्सी को पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एपिलेप्सी होता क्या है, मिर्गी होती क्या है। अब इसमें आपका ये है कि एपिलेप्सी की कंडीशन में ये होता है कि जो हमने डीपोलराइजेशन की बात की थी, जो हमने डिस्चार्ज की बात की थी, कि आपका बेसिकली अगर हम वापस से पिक्चर की तरफ आए, तो बेसिकली ये जो न्यूरोनल एक्टिविटी है, ठीक है, होता यूं है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड किया, और यहाँ पर मैक्सिमम रिसेप्टर्स ओपन हो गए, और उसके रिजल्ट में आपका क्या हो रहा है, एक्सेसिव आपके आयनिक एक्सचेंज स्टार्ट हो गया। मतलब आपकी जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है बहुत ज़्यादा ही क्या होगी, एक्टिवेट होगी। तो जो एपिलेप्सी की कंडीशन होती है उसमें यही होता है कि ये जो आपके डिफरेंट चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल हो गया, आपकी कैल्शियम चैनल हो गई, ये एक्सेसिवली इन ये क्या होते हैं, स्टिम्युलेट होते रहते हैं, और एकदम से ये एक्सेसिव इनका डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, एक्सेसिव एक्सचेंज शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट में आपको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, ट्रेमर्स या सिजर्स आपको पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो आपकी एपिलेप्सी की कंडीशन होती है, इसमें आपका कोई एक पार्ट ऑफ ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है और पूरा ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है, और उसी के बेसिस पे ना हम इसे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड भी करते हैं या डिफरेंशिएट भी करते हैं। ठीक है, एपिलेप्सी बेसिकली क्या, सडन हो रहा है,
सडन हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, रैपिड डिस्चार्ज हो रहा है, यूजुअली ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन में। ठीक है, जो भी ग्रे मैटर है यानी कि आपकी जो सेल बॉडीज हैं, सेल बॉडीज के अंदर एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज हो रहा है, और उसके रिजल्ट में आपको क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, जिनमें से एक है आपके सिजर्स। ठीक है, सिजर्स हो जाते हैं, और इसमें आपको मसल ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पेज़म हो जाता है। ठीक है, ये इसके साथ लिंक्ड होते हैं। तो बेसिकली हो रहा क्या है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है आपके ब्रेन में, जिसके रिजल्ट में आपकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ आप चले जाते हैं, आपकी एबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा आपका ऑड बिहेवियर होता है, बिहेवियरल चेंजेस भी आ जाते हैं। सिजर्स को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कि किस एरिया में डिस्चार्ज हो रहा है, हम टू ग्रुप्स में बेसिक डिफाइन डिवाइड करते हैं। एक होते हैं पार्शियल और फोकल सिजर, एक होते हैं जनरलाइज सिजर। पार्शियल और फोकल सिजर्स में आपका कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होगा, जबकि जनरलाइज सिजर्स में आपका होल पार्ट इन्वॉल्व होता है। यही यहाँ पे मेंशन है कि पार्शियल सिजर्स में आपका क्या, वन पोर्शन ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होगा, कोई भी वन। ठीक है, और पार्शियल सिजर्स भी डेवलप होकर जनरलाइज सिजर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जनरलाइज सिजर में आपका क्या है कि ये आपका बिगनिंग इसकी लोकली होती है। स्टार्ट ये किसी एक पोर्शन में होगा, लेकिन उसके बाद आपके जो बोथ हेमिस्फेयर्स हैं ब्रेन के, ठीक है, वो दोनों के दोनों आपके जो हैं वो क्या, उनमें डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें यही है कि जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं, वो आपके जो न्यूरोनल डिस्चार्ज होते हैं उसको इनहिबिट करती हैं। ठीक है, उसको अचानक से वो ना हो इतना एक्सेसिव डिस्चार्ज, उस चीज़ को प्रिवेंट करती हैं। तो ये कैसे करेंगी, बाय ऑल्टरिंग सेल परमिएबिलिटी टू आयंस, यानी कि जो सेल्स की परमिएबिलिटी है, मतलब सेल्स में जो एबिलिटी है किसी चीज़ को क्रॉस करने की और किसी चीज़ को आयंस को क्रॉस करने की, उसको चेंज करके। ठीक है, और आपके न्यूरोनल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करके। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपका ना सेल जो है, सेल पे ऐसे दो टाइप के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। एक होते हैं एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स, एक होते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। जब भी आपके एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो फंक्शन सेल का इंक्रीज होगा, उसमें एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो भी रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे इधर हम बात करें तो इधर जो फंक्शन है वो क्या है, वो है आयंस का एक्सचेंज। ठीक है, आयंस की मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ जगह पे ऐसे है कि जब आपकी इनहिबिटरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो आपका सेल सो जाता है। जैसे हमने हाइपर पोलराइजेशन की बात की थी, जो हमने बेंजोडाइजेपीन्स के केस में भी बात की थी, कि बेसिकली नेगेटिव आयंस की मूवमेंट इनसाइड सेल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इनहिबिटरी सिग्नल प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली कुछ ऐसे भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं, और उनकी वजह से भी वो जो एक इम्बैलेंस आया होता है उसे बैलेंस कर दिया जाता है। तो जो आपकी प्रोटोटाइप्स एंटीलेप्टिक ड्रग्स हैं उनको हम देख लेते हैं। उनमें से जो आपकी है फेनेटॉइन आ जाती है, गाबापेंटेन आ जाती है गाबा एनालॉग्स में। उसके अलावा बेंजोडाइजेपीन्स में हम बहुत सारी यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक्स के तौर पे। अब बेसिकली ना ये जो एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, इनमें वेरिएबल क्लासेस, मतलब डिफरेंट क्लासेस के ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, सो दैट सिम्टम्स को भी कंट्रोल किया जा सके, जो मस्कुलर इफेक्ट्स आ रहे हैं, मसल स्पैज्म वगैरह हो रहा है, उससे भी कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट हम कॉम्बिनेशन थेरेपीज भी यूज़ करते हैं। तो बेंजोडाइजेपीन्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी समहाउ यूज़ करते हैं। उसके अलावा गैबा एनालॉग्स की बात करें तो गाबा पेंटेन। गाबा एनालॉग्स, एनालॉग का मतलब होता है मिलता जुलता। ठीक है, तो गाबा का एनालॉग क्या होगा, जो गाबा मॉलिक्यूल से मिलता जुलता मॉलिक्यूल होगा, और वो कौन सा मॉलिक्यूल है, गाबा पेंटेन। तो इसका मतलब ये गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है और उधर एक्टिविटीज़ को क्या करता है, गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि एनालॉग है। तो गाबा पेंटेन एनालॉग है गाबा का। ठीक है, जो फर्स्ट ड्रग है हमारी, और ये क्या करता है, ये गाबा रिसेप्टर बेसिकली करना तो इससे यही चाहिए
कि ये गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करे और एक्टिविटी को इन्हेंस करे। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी तक इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं है। बस ये है कि ये समवट आपके ब्रेन में ये गाबा मॉलिक्यूल से मिलता जुलता आपका रिसेप्टर होता है, और वो जो न्यूरोनल डिस्चार्ज होता है उसको ये प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, अभी इस पे ये स्टिल अंडर रिसर्च है। और जो इसकी जो ये आपकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है, और ये अनचेंज फॉर्म में किडनी से रिमूव होता है। फेनेटॉइन की बात कर लेते हैं। फेनेटॉइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है। ठीक है, यानी कि ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात हो रही है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है और उनकी एक्टिवेशन को रोकता है। हाई कंसंट्रेशन पे ये आपके जो कैल्शियम चैनल है उनको भी ब्लॉक कर देता है। अब ये आपके पार्शियल सीजर में भी यूज़ होता है और जनरलाइज सीजर्स में भी यूज़ होता है। अब एडवर्स इफेक्ट की अगर हम इसकी बात करें तो उसमें गम हाइपरट्रॉफी आ जाती है और स्किन रैशेज आ जाते हैं। गम हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि आपके जो मसूड़े हैं ना वो दांतों के ऊपर भी आ जाते हैं, इतने ज़्यादा एक्सेसिव उनकी ना, ऐसा कर समझ लें कि मसूड़े बढ़ जाते हैं। और स्किन रैश रैश आपको हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा जो था आपका कुछ ड्रग्स आपकी मेंशन है एंटी एपिलेप्टिक्स में, ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, तो हम भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको बस यही बेंजोडाइजेपिन का ऑलरेडी पता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, गाबापेंटिन और फेनेटॉइन हमने इसमें डिस्कस कर लिए। ठीक है, वैसे तो ये पार्शियल और फोकल सीजर्स, इनकी भी फर्दर आगे टाइप्स होती हैं। ठीक है, लेकिन वो आपकी को आपको बस इतना पता होना चाहिए कि पार्शियल इनकी टाइप्स से रिलेटेड नहीं, लेकिन आपको पार्शियल और जनरलाइज सीजर्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है।